हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सीरीज का जो लेक्चर है वो आपको रोज सुबह 6 बजे उपलब्ध होता है, तो आप इस लेक्चर के साथ 6 बजे जरूर जुड़िएगा सुबह। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करने वाले हैं। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602 और दूसरा नंबर है 8770 536009। दोस्तों, स्टडी कर को आप खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिली है? तो आंसर है इसका 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। यानी जो भारत के औषधीय महानियंत्रक हैं उनकी एक विषय विशेषज्ञ की समिति है, तो उसने 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, जो जॉयडस हेल्थ केयर है उसकी एक वैक्सीन है, उसका नाम है जॉय कोविड। क्या नाम है दोस्तों? जॉय कोविड। तो जॉय कोविड के बाद कोवैक्सीन ऐसी दूसरी वैक्सीन बन गई है जिसका उपयोग बच्चों के लिए किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, यह जो उपयोग होगा ये आपातकालीन उपयोग होगा। दोस्तों, जो कोवैक्सीन है इसमें जो प्रभाव है वो बच्चों में भी उसी प्रकार का प्रभाव है जिस प्रकार से बड़ों में इसका प्रभाव है। यानी वयस्कों में जिस प्रकार का प्रभाव देखने को मिला है कोवैक्सीन का, उसी प्रकार का प्रभाव बच्चों में भी देखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। कोवैक्सीन 2 से 6 साल के आयु वर्ग में परीक्षण किए जाने वाली पहली कोविड-19 वैक्सीन है। तो याद रखिएगा कि जो कोवैक्सीन है वो 2 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में परीक्षण किए जाने वाली पहली कोविड-19 वैक्सीन है। दोस्तों, अगस्त माह में भारत ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी आपातकालीन उपयोग के लिए। तो उसका नाम था जॉय कोविड। क्या नाम था दोस्तों? जॉय कोविड। तो कोवैक्सीन की बात करें तो इसको कौन बनाता है भारत में? तो इसको बनाता है भारत बायोटेक। कौन बनाता है दोस्तों? भारत बायोटेक। इसी प्रकार से कोविशील्ड नामक वैक्सीन है जो कि भारत में बनाई गई है, उसको कौन बनाता है भारत में? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर इसका अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। दोस्तों, हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। 2021 में यह 14 अक्टूबर को मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया भर के लोगों के द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लेते हैं। दृष्टि दोष मतलब हमारी नजर में कुछ कमी आना। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों, एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की। तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको पास की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है इसमें पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगर इस दोष को दूर करना है तो इसमें कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? अवतल लेंस उपयोग करते हैं। बात आई है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगर इस दोष को दूर करना है तो इसके लिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगला दृष्टि दोष है जरा दृष्टि दोष। तो यह बुढ़ापे में दृष्टि दोष आता है जिसमें जो आयु के साथ जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार की दृष्टि दोष को हम कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इसमें द्विफोक्सी लेंसों का उपयोग किया जाता है, यानी जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों हों, इस प्रकार के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए यानी एबॉर्शन के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ा करके कितने सप्ताह कर दिया है? तो आंसर इसका 24 सप्ताह है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को गर्भपात यानी एबॉर्शन संबंधी नए नियम जारी किए हैं।
सरकार ने गर्भपात संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है, यानी 5 महीने से बढ़ा करके 6 महीने कर दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यह केवल विशेष श्रेणी की महिलाओं को लागू किया जाएगा, बाकी और किसी के लिए लागू नहीं किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? दोस्तों केंद्र सरकार ने कहां पर हेली हब बनाने की घोषणा की है? गुरुग्राम में। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम कहां है? हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में हेली हब बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां से हेलीकॉप्टर न सिर्फ उड़ान भर सकेंगे, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर पार्किंग से लेकर मरम्मत और ईंधन भरवाने की सुविधा भी होगी। यानी हरियाणा के गुरुग्राम में जो हेली हब बन रहा है, वहां सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेंगे, बल्कि इसमें हेलीकॉप्टर की पार्किंग की जाएगी, उनकी मरम्मत की जाएगी और ईंधन भरने की भी उसमें सुविधा होगी। दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस हेली हब से गुरुग्राम शहर और शहर के बाहर दूसरे राज्यों के लिए भी हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता के अनुसार उड़ान भर सकेंगे। दोस्तों मुंबई में भी हेली हब बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 20 से 25 हेलीकॉप्टर की है, यानी 20 से 25 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता है। किस हेली हब में? मुंबई के हेली हब में। और जो हरियाणा में हेली हब बनाया जा रहा है, उसमें 30 से 35 हेलीकॉप्टर एक साथ संचालित करने की क्षमता है। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आपको हरियाणा के राज्यपाल का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसी एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। यानी केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करें तो इसे बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR बाल अधिकार अधिनियम के संरक्षण के लिए आयोग है, यानी जो बालकों के अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए इस आयोग को बनाया गया है। दोस्तों NCPCR अधिनियम 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 5 मार्च 2007 को। दोस्तों यह आयोग एक वैधानिक निकाय है, यानी यह एक वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। इस समझौते के तहत बाल 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली है, इस बात को हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर बालकों का अर्थ क्या है, यानी बाल का अर्थ क्या होता है। तो जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष है वही व्यक्ति बालक कहलाएंगे और उन्हीं के लिए यह आयोग काम करता है। बाकी 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए या व्यक्तियों के लिए यह आयु काम नहीं करता है। इसके लिए बालक का अर्थ केवल 0 से लेकर के 18 वर्ष की आयु का बालक ही है। दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी एक गजट की अधिसूचना में यह कहा गया है कि जो प्रियंक कानूनगो है उनका कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और वह 3 साल की अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए या अगले आदेश तक यह जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। दोस्तों कानूनगो को साल 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तब से वो लगातार इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो दोस्तों बिना ड्राइवर वाली ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। क्या नाम है दोस्तों? जर्मनी। तो जर्मनी के रेल ऑपरेटर डायचे वाहन ने औद्योगिक समूह सीमेंस के साथ मिलकर के विश्व की पहली स्वचालित यानी अपने आप चलने वाली और ड्राइवर रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। ड्राइवर नहीं होता है उसमें, पायलट होता है। दोस्तों इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कि जो जर्मनी का हैम्बर्ग शहर है उसमें इस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक समय की पाबंद है और ऊर्जा कुशल है, यानी इसमें ऊर्जा भी कम खपत होती है और यह समय की पाबंद भी है, यानी समय पर
पहुंच जाती है अपने प्लेटफॉर्म पर। तो याद रखिएगा कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन कहां लॉन्च की गई है? जर्मनी में लॉन्च की गई है। और जर्मनी के किस शहर में लॉन्च की गई है? तो हैमबर्ग शहर में लॉन्च की गई है। दोस्तों बात आई है जर्मनी की, तो जर्मनी के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्या है दोस्तों? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। जर्मनी की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? राइन नदी है। दोस्तों जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। और आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, यह भी बात जर्मनी के संविधान से ली गई है। दोस्तों जर्मनी की संसद का क्या नाम है? बुंडसगैट जो है वो उस जर्मनी के संसद का नाम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 14 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में कब से शुरू हुआ है? तो यह 12 अक्टूबर से शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है मीरा मोहंती। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अफगानिस्तान को लेकर किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है? तो आंसर है इसका G20। फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो उसका नाम है इभा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह स्थापना दिवस मनाया है 28वां। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर से रिलेटेड जिनका हमने रिवीजन किया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जो कि क्लास में लगातार रहते हैं और जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रोहित पवैया, दूसरा है विष्णु सोलंकी, तीसरा नाम है महेंद्र सिंह, चौथा नाम है राम प्रवेश यादव। तो दोस्तों ये कुछ नाम है जो क्लास में लगातार रहते हैं और बहुत ही सटीक आंसर देते हैं। आप भी दोस्तों आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को सभी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।